एवरीवन। तो बेटा हम लोग जेनेटिक्स के लास्ट टॉपिक्स पर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये हमारे जेनेटिक्स के लास्ट 2 टॉपिक्स हैं। कल हमने आपको लैब ओपेरिन बताया था और मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग लैब ओपेरिन के सॉल्व करेंगे जो ऑल्टरनेटिवली ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक साल छोड़कर ये लैब ओपेरिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। तो लैब ओपेरिन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ये देखेंगे कि लिटिल लैब ओपेरिन में हमने क्या क्या चीज़ें समझी थी। तो लैब ओपेरिन का मतलब होता है लैक्टोज ओपेरिन, लैक्टोज, ठीक है ना। तो हमने बात की थी कि जैकोब और मोनार्ड जो साइंटिस्ट थे, जैकोब और मोनार्ड साइंटिस्ट ने इसको प्रोकैरियोटिक सेल में ऑब्जर्व किया था। हमने कहा था कि क्यों प्रोकैरियोटिक सेल में उन्होंने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरिया जो है वो सिंपल सेल है जिसमें कि जीन्स सिंपल होते हैं। और हमने ओपेरिन का मतलब आपको बताया था। ओपेरिन का मतलब होता है बेटा एक साथ जीन्स का काम करना, कई सारे जीन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो सिंपल जीन्स होंगे तो वो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक वाली बात आ रही है जो हमने कल बताई थी। तो आपको याद रखना है कि पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है बेटा कि बैक्टीरिया में केवल डीएनए स्ट्रैंड होता है, कोई भी हिस्टोन प्रोटीन तो होता नहीं है वहाँ पर, और वो डीएनए का छोटा सा सेगमेंट होता है जिसमें कि बहुत ही कम जीन्स होते हैं, बहुत ही सिंपल जीन्स होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में तो बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो हमने ये बात की थी कि बैक्टीरिया में जो एक डीएनए पूरा है वो डीएनए क्या करेगा, वो डीएनए कई सारे प्रोटीन बना लेगा। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक बोला था हमने इसको, क्या बोला था जीन्स को, बैक्टीरिया की जीन्स को, यानी कि प्रोकैरियोटिक के जीन्स को हमने क्या बोला था, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स। पॉलीसिस्ट्रोनिक क्यों कहा था, क्योंकि पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब है कि वो बैक्टीरिया के जीन्स सिंपल हैं जो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और कई सारे प्रोटीन एक डीएनए से बन सकते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल मोनोसिस्ट्रोनिक है, ह्यूमन की सेल मोनोसिस्ट्रोनिक है। कौन सी है, मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब है कि डीएनए जिसमें कि हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए में इतने सारे जीन्स हैं कि वो जीन्स एक साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकते। हमारी बॉडी में जो जीन्स हैं डीएनए में वो इतने सारे जीन्स हैं कि वो जीन्स एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। एक जटिल सिस्टम है पूरा हमारी बॉडी के अंदर जीन्स का, ह्यूमन बींग्स के अंदर या यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो हमने कहा था कि जैकोब और मोनार्ड ने बैक्टीरिया में इसको ऑब्जर्व किया था, क्योंकि बैक्टीरिया के जो जीन्स होते हैं वो सिंपल जीन्स होते हैं। फिर हमने आपको ओपेरिन बताया था कि ओपेरिन जो होता है वो लैक्टोज ओपेरिन और ट्रिप्टोफैन ओपेरिन, 2 बात बताई हैं। ओपेरिन में आपको याद रखना है स्विच ऑन और स्विच ऑफ, ठीक है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। बेटा एक चीज़ और याद रखना, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो उसमें आएगा। स्विच ऑन और स्विच ऑफ का मतलब हमने बताया था। स्विच ऑन का मतलब क्या है, स्विच ऑन का मतलब है जब बैक्टीरिया के चारों तरफ लैक्टोज प्रेजेंट है। स्विच ऑफ कब होगा, जब बैक्टीरिया के चारों तरफ लैक्टोज नहीं है। हमने आपको कहा था बैक्टीरिया को चाहिए क्या, ग्लूकोज चाहिए। तो अगर इस बैक्टीरिया के चारों तरफ ग्लूकोज है, अगर इस बैक्टीरिया के चारों तरफ ग्लूकोज है इसके चारों तरफ, तो क्या ये बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। अगर इस बैक्टीरिया के चारों तरफ ग्लूकोज है तो क्या ये बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा आपको पता है, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना। तो जब इसके चारों तरफ ऑलरेडी ही ग्लूकोज प्रेजेंट है तो क्यों ये अपनी एनर्जी को खर्च करेगा इस एंजाइम को बनाने में, जबकि इस एंजाइम की इसको जरूरत है ही नहीं। इस एंजाइम की इस बैक्टीरिया को इस एंजाइम की जरूरत कब पड़ेगी, इस बैक्टीरिया को इस एंजाइम की जरूरत तब पड़ेगी जब इसके चारों तरफ ग्लूकोज नहीं है, क्या है, लैक्टोज है। तो जब लैक्टोज होगा तो स्विच ऑन होगा, जब लैक्टोज नहीं है ग्लूकोज है तो स्विच
ऑफ होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। स्विच ऑन को हम लोग पॉजिटिव ऑपेरेंट भी कह सकते हैं, पॉजिटिव लैक ऑपेरेंट भी कह सकते हैं, और स्विच ऑफ को नेगेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लैक ऑपेरेंट भी कह सकते हैं और नेगेटिव लैक ऑपेरेंट भी कह सकते हैं, ये वाली बात। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब इस बैक्टीरिया को बीटा गैलेक्टोसाइडिस की जरूरत होगी तभी ये बनाएगा, नहीं तो ये नहीं बनाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडिस की जरूरत इसको तब होगी जब इसके चारों तरफ ग्लूकोज नहीं होगा, क्या होगा, लैक्टोज होगा, क्योंकि ये तो ग्लूकोज को ही खाएगा, इसको तो ग्लूकोज चाहिए, बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो जब इसके चारों तरफ ग्लूकोज है तो ये क्यों लैक्टोज के लिए एंजाइम को बनाएगा। जब ग्लूकोज नहीं होगा इसके चारों तरफ, लैक्टोज होगा, तब इसको लगेगा कि भाई हमें लैक्टोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ग्लूकोज चाहिए, तब ये लैक्टोज को कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम को बनाना शुरू कर देगा। ये वाली बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने एक बार बात की स्विच ऑन और स्विच ऑफ, और नेगेटिव ओपेरेंट और पॉजिटिव ओपेरेंट याद रखना। ऑफ को कहेंगे नेगेटिव ओपेरेंट और ऑन को कहेंगे पॉजिटिव ओपेरेंट। तो जैकोब और मोनार्ड ने बैक्टीरिया में इसको क्यों बताया था, क्योंकि बैक्टीरिया के जीन्स बहुत ही सिंपल होते हैं, जीन्स सिंपल होते हैं, सिंपल प्रकार का प्रोटीन बनाएंगे, सिंपल प्रकार का प्रोटीन बनाएंगे। तो उन्होंने बैक्टीरिया में इसको ऑब्जर्व करा, लेकिन जो यूकैरियोटिक जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स में सिंपल जीन्स नहीं होते बेटा, कॉम्प्लेक्स जीन्स होते हैं। बहुत सारे जीन्स मिलकर एक साथ काम नहीं कर सकते, एक बार में एक जीन काम करेगा, वो एक बार में एक ही प्रकार का प्रोटीन बनाएगा, इसीलिए मोनोसिस्टोनिक जीन कहा जाता है। जैकोब और मोनार्ड ने प्रोकैरियोट में इसको देखा, लेकिन ज़्यादातर तो मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट में ही मिलता है, कभी कभी किसी सिंपल यूकैरियोट में ये मिल सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जैकोब और मोनार्ड ने इसको प्रोकैरियोट में यानी कि बैक्टीरिया में देखा। ओपेरेंट ज़्यादातर प्रोकैरियोट में मिलता है, लेकिन रेयरली यानी कि कभी कभी, रेयर का मतलब होता है हजार में एक, कभी कभी सिंपल जो यूकैरियोट होते हैं उनमें मिल सकता है, जिनमें कि सिंपल प्रकार के जीन्स होते हैं। आपको मालूम है बेटा, आप मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ चुके हो, तो प्रोटिस्टा में बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, जैसे कि पैरामीशियम है, ये सिंपल प्रकार के यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक। तो इनमें ओपेरिन मिल सकता है, इसीलिए हम लोग इस बात को कहेंगे कि जैकोब और मोनार्ड ने तो ओपेरिन को प्रोकैरियोट में देखा था, लेकिन रेयरली, कभी कभी, रेयरली, ज़्यादातर प्रोकैरियोट में मिलेगा। तो आपको यही याद रखना है कि ओपेरेंट किसमें मिलता है, प्रोकैरियोट में, और कभी कभी रेयरली मिलता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ बेटा। देखिए क्वेश्चन है, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के दौरान, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के दौरान रिप्रेसर बाइंड होता है। रिप्रेसर किससे बाइंड होता है? ऑप्शन है रेगुलेटर जीन, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटर जीन, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चरल जीन, और प्रमोटर। क्वेश्चन है कि लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म, तो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है?
लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्जन। तो जब लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म होती है तो रिप्रेसर जो होता है वो कहाँ पर बाइंड हो जाता है, जो कि लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को नहीं होने देता है। रिप्रेसर का पूछ रहा है बेटा, ये क्या पूछ रहा है? रिप्रेसर का पूछ रहा है। तो रिप्रेसर रेगुलेटर जीन से बाइंड होता है क्या? रेगुलेटर जीन कौन से थे? रेगुलेटर जीन्स रेगुलेट करने वाले, जो पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर रहे थे, वो रेगुलेट जीन्स कौन से थे? प्रमोटर और ऑपरेटर। क्या रिप्रेसर प्रमोटर और ऑपरेटर दोनों पर बाइंड हो रहा था? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है इसका। ऑपरेटर जीन, यस, ऑपरेटर जीन आपको बताया था हमने। ऑपरेटर कैसा काम करता है? मॉनिटर का काम करता है। जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, इसी तरीके से ऑपरेटर जीन जो है वो एक मॉनिटर की तरह से काम करता है, पूरे सिस्टम को, पूरे जीन्स को कंट्रोल करता है। तो इसी पर जाकर बैठ जाता है ये रिप्रेसर। तो ऑप्शन आंसर बी सही है, ऑपरेटर पर ही जाकर बैठता है ना, कल हमने बताया था बेटा, है ना। स्ट्रक्चरल जीन आपको कौन से बताए थे? स्ट्रक्चरल जीन Z, Y और A, तो वहाँ पर तो नहीं जाकर बैठता है ये रिप्रेसर। प्रमोटर आपको बताया था P पर तो जाकर नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि प्रमोटर पर तो RNA पॉलीमरेज रहता है। प्रमोटर पर क्या बाइंड रहता है? प्रमोटर पर RNA पॉलीमरेज बाइंड रहता है। तो ये रिप्रेसर कहाँ बाइंड होगा? ऑपरेटर पर। आंसर है ऑपरेटर जीन। ठीक है, ये पूछा गया है 2002 में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव ओपेरन में क्या होता है? रिप्रेसर के साथ बाइंड होता है। रिप्रेसर के साथ बाइंड होता है, या B को रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं होता। तीसरा, को रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ बाइंड होता है, इंड्यूसर के साथ बाइंड होता है, या डी CAMP का लैक ओपेरन पर नेगेटिव प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन कि कोर रिप्रेसर किसके साथ बाइंड होता है। ठीक है, पहली चीज, कोर रिप्रेसर क्या है बेटा? कल आपको बताया था एलोलैक्टोज, बताया था कल एलोलैक्टोज। कल हमने एलोलैक्टोज की बात की थी बेटा। कल हमने इस तरीके से P, ये ऑपरेटर, ये Z, ये Y, ये A, और यहाँ पर हमने लिखा था I जीन, जिसको इनहिबिटरी जीन भी कह सकते हैं और रिप्रेसर जीन भी कह सकते हैं। तो हमने कहा था ये तो रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन, इसने ये इस तरीके से हमने कहा था ये बन गया, रिप्रेसर प्रोटीन बना लिया इस I जीन ने
अपना, इस आई जीन ने अपना रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, बाहर लैक्टोज है, हमने कहा था लैक्टोज का एक मॉलिक्यूल आकर इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बंध जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, एलोलैक्टोज। क्या कहलाता है, एलोलैक्टोज, जिसको कि को रिप्रेसर कहते हैं। बात की थी ना, ये इनहिबिटरी जीन है, यानी कि रिप्रेसर जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ लैक्टोज का एक मॉलिक्यूल बंध जाएगा, जिसको कि एलोलैक्टोज कहा था हमने। इसी को कहते हैं बेटा, इसी एलोलैक्टोज को कहते हैं को रिप्रेसर। तो आपको मालूम है कि ये कहाँ पर बाइंड होगा, ये कहाँ पर बाइंड होगा, ऑपरेटर पर। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेगेटिव ओपेरिन में। नेगेटिव ओपेरिन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ओपेरिन का मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ। नेगेटिव ओपेरिन का मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ। आपको मालूम है कि स्विच ऑफ कब होगा, जब ये को रिप्रेसर के साथ बाइंड होता है। को रिप्रेसर क्या है, को रिप्रेसर क्या है, ये को रिप्रेसर है एलोलैक्टोज। इसलिए ये कह रहे हैं को रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं होता है, को रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ बाइंड होता है। इंड्यूसर क्या था, इंड्यूसर क्या है बेटा, इंड्यूसर लैक्टोज है। इंड्यूसर क्या है, इंड्यूसर क्या है बेटा, लैक्टोज है, ठीक है। इंड्यूसर है लैक्टोज। तो इसका ऑप्शन है को रिप्रेसर के साथ बाइंड होता है। को रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इंड्यूसर याद रखिएगा बेटा, इंड्यूसर यानी इंड्यूस करने वाला। इंड्यूस कौन कर रहा है इसको, लैक्टोज से ही तो इंड्यूस हो रहा है ये सारा सिस्टम। तो लैक्टोज को क्या कहा जाएगा, इंड्यूसर कहा जाएगा। लैक्टोज को क्या कहा जाएगा, इंड्यूसर। तो इंड्यूसर यानी इंड्यूस करने वाला। तभी तो हमने लैक ओपेरिन का इंड्यूसिबल कहा था, तभी तो हमने लैक ओपेरिन को इंड्यूसिबल कहा था, और ट्रिप्टोफैन को हमने कहा था रिप्रेसिबल। ट्रिप्टोफैन क्या कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज है। क्या है इंड्यूसर, लैक्टोज है। आगे देखिए क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, वे जीन्स जो ट्रांसक्रिप्शन को ऑन या ऑफ करते हैं, वे स्ट्रक्चरल जीन्स क्या कहलाते हैं। यानी कि वो जीन्स जो कि ऑन और ऑफ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, बताइएगा। ऑप्शन, पॉलीमॉर्फिक जीन कहलाते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिक जीन्स, या फिर ऑपरेटर जीन, या तीसरा ऑप्शन है रिडक्टेंट जीन्स, रिडक्टेंट जीन्स, या फिर रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स बेटा। क्वेश्चन है वे जीन्स जो ट्रांसक्रिप्शन को ऑन या ऑफ करते हैं लैकोपेरिन में। पॉलीमॉर्फिक जीन्स वो होते हैं, पॉली यानी बहुत सारी मॉर्फोलॉजी, पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है जिसकी बहुत सारी मॉर्फोलॉजी होगी। यानी पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है कि जिसकी बहुत सारी शेप होंगी, देख लीजिए। तो ये नहीं हो सकता। ऑपरेटर जीन, पहले तो आप ये देख लीजिए ना कि लैकोपेरिन में आपने एक ऑपरेटर जीन पढ़ा था और एक रेगुलेटरी
ये पढ़ा था ना ये पढ़ा था। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ऑपरेटर जीन आपको मालूम है, ऑपरेटर जीन पर रिप्रेसर बाइंड रहता है ना। तो हमें मालूम है कि रेगुलेट तो ये करता है, लेकिन इसके साथ में और कौन करता है, प्रमोटर जीन भी रेगुलेट करता है। प्रमोटर और ऑपरेटर दोनों मिलकर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलाते हैं ना। प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तभी तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जाके आरएनए को बनाएगा। तो प्रमोटर और ऑपरेटर दोनों ही पूरे ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन करते हैं। तो प्रमोटर और ऑपरेटर दोनों मिलकर रेगुलेटरी जीन्स कहलाते हैं। ये कल हमने ऊपर लिखा भी था, कल हमने पूरा बनाया था तो उसके ऊपर रेगुलेटरी जीन्स भी लिखा था बेटा। ध्यान रखना कि प्रमोटर और ऑपरेटर दोनों रेगुलेटरी जीन्स कहलाते हैं जो कि पूरे ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसेस को ऑन या ऑफ करते हैं। ये है ऑप्शन। क्योंकि ऑपरेटर पर अगर रिप्रेसर जाकर बैठ जाएगा तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और अगर रिप्रेसर नहीं बैठेगा ऑपरेटर पर जाकर तो जो प्रमोटर होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ाएगा और ऑपरेटर से पूरा प्रोसेस ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस ऑपरेट होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कोलाई में लैक ओपेरन कैसे यानी किससे किस सब्सटेंस से इंड्यूस होता है यानी शुरू होता है। ऑप्शन ए है लैक्टोज, बी है प्रमोटर जीन, सी है बीटा गैलेक्टोसाइडेज और डी वाला ऑप्शन है बेटा आई जीन। तो आप देखिए कि ई कोलाई में लैक ओपेरन किस सब्सटेंस से इंड्यूस होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज। इंड्यूस करने वाला क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज हुआ तो प्रोसेस चलेगा, लैक्टोज नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं चलेगा, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं मिलेगा। तो ई कोलाई में लैक ओपेरन किससे इंड्यूस होगा, लैक्टोज से इंड्यूस होगा बेटा, ये सही आंसर है। प्रमोटर जीन का काम ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंड्यूस करेगा। प्रमोटर तो तब इंड्यूस करेगा ना जब रिप्रेसर उसको छोड़ेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो बाद में बनेगा तो इसका कोई काम नहीं है। आई जीन का काम तो इनहिबिट करना है, तो ये तो इंड्यूस करने से रहा। तो आंसर है लैक्टोज। आंसर क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज ही इंड्यूस करेगा, तभी तो लैक्टोज को क्या कहते हैं, इंड्यूसर। लैक्टोज को क्या कहते हैं, इंड्यूसर। क्या कहते हैं बेटा, इंड्यूसर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए बेटा, और क्वेश्चन लगाइएगा आप लोग। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बस 2 टॉपिक रहने हैं आपके इस चैप्टर में, इस जेनेटिक्स में। आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे पहली चीज तो ये बेटा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया। और ये प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा गया, यानी कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा था क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्यों था, मेगा प्रोजेक्ट इसको क्यों कहा गया, बड़ा प्रोजेक्ट था बेटा, क्योंकि एक चीज़ देखिए, पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि जीनोम क्या है। हमें मालूम है कि जीनोम क्या है बेटा, हैप्लॉइड
हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जीनोम क्या है? जीनोम हैप्लॉइड सेट है, क्रोमोसोम्स का डिप्लॉइड सेट नहीं है, हैप्लॉइड सेट है। हमारी बॉडी में हैप्लॉइड सेट कौन सा है? 23 यानी कि 23 क्रोमोसोम्स। तो जीनोम क्या है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम क्या है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, हमारे 23 क्रोमोसोम्स में, हमारे इन 23 क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है वो 2.2 मीटर लेंथ है उसकी, 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। इन 23 क्रोमोसोम में जो डीएनए है, उन 23 क्रोमोसोम में, उस डीएनए में कौन सा जीन कहाँ पर है, कौन से जीन का काम क्या है, किस जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सारी चीज़ों का पता लगाया गया इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, बेटा आपको ये पता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, ह्यूमन, आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा कि ह्यूमन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी डिफाइनिंग फीचर है, वो एक तो कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस यानी कि आप कॉन्शियस हैं, और कॉन्शियसनेस के अलावा एक क्यूरियोसिटी, ये क्यूरियोसिटी यानी किसी चीज़ को जानने की इच्छा, किसी चीज़ के बारे में जानने की जो इच्छा होती है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही होती है। तो ये क्यूरियोसिटी थी ह्यूमन बीइंग्स में कि किस तरीके से ह्यूमन के इस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में ये पता लगाया जा सके कि कौन कौन से जीन्स हैं और उन जीन्स में क्या काम, उन जीन्स का क्या काम है। तो आप खुद देखिए कि ये जो डीएनए था, इस डीएनए में अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ जीन्स हैं। कल हमने यही बात करी थी लैक ओपेरेंट में कि जीन्स, आप देखिए हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे जीन्स हैं। क्या ये इतने सारे जीन्स एक साथ काम कर सकते हैं? क्या ये इतने सारे जीन्स एक साथ काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए लैक ओपेरेंट इसमें ये नहीं मिलता, यानी कि ओपेरेंट इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी में मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स होते हैं। कौन से जीन्स होते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो जीनोम का मतलब है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये जो प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट था। ये जो प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट था। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत सारा इसमें पैसा लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या चीज़ बताई गई, पहले मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी, फिर मैं आपको और भी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या बताया गया। बेटा हमारी ये सेल है, हमारी बॉडी की ये एक सेल है, इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम कितने होगा बेटा? 23। हम बात कर रहे हैं 23 क्रोमोसोम्स की, हैप्लॉइड सेट की। साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि पहले क्रोमोसोम का, इन्होंने साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया इस प्रोजेक्ट से कि पहले क्रोमोसोम का पहला जीन, पहले क्रोमोसोम के पहले जीन से लेकर लास्ट क्रोमोसोम का लास्ट जीन कैसा है। मेगा प्रोजेक्ट इसीलिए कहा गया, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत पैसा लगा था, बहुत सारे कंट्री शामिल हुए थे इसमें, इस प्रोजेक्ट के अंदर, और बहुत सारे इथिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया था कि मतलब इतना पैसा लग रहा है इस प्रोजेक्ट में, क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन बेटा इस प्रोजेक्ट से इतनी हेल्प मिली सभी को, साइंटिस्ट को इतनी हेल्प मिली कि जितनी भी अब बीमारियां आजकल हो रही हैं, उस बीमारी का पता लगाने के लिए कि ये बीमारी कौन से जीन की वजह से होती है। आपको मालूम है हमारी बॉडी में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग जीन है।
हर एक चीज़ के लिए अलग जीन है। जैसे कि मान लेते हैं कि इंसुलिन बनाने का जीन चाहिए। इंसुलिन आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में भी पढ़ा होगा बेटा कि इंसुलिन जो है पहले सुअर का, पिग का, काऊ का, इनका जो है वो इंसुलिन लगाया जाता है ह्यूमन बींग्स को। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग का जो इंसुलिन था वो बनाया ही नहीं जा पा रहा था, उसको बनाया ही नहीं जा सका था। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ह्यूमन के जीन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ह्यूमन का जीन कौन सा, कहाँ पर है, क्या काम करता है, इन सब चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए ह्यूमन का जो जीन था वो नहीं पता लगाया जा सका था कि कौन सा जीन क्या काम कर रहा है। ठीक है। उन्नीस सौ 1990 से लेकर ये 2003 तक चला ये प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से एमसीक्यू। 1990 से लेकर 2003 तक ये प्रोजेक्ट चला था बेटा। 1990 से 2003 तक ये प्रोजेक्ट चला था। इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा, क्योंकि इसी पर बेस आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ना है। इसी पर बेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या बताया गया कि हमारी बॉडी में जो जीनोम है, ह्यूमन की बॉडी में जो जीनोम है यानी कि 23 क्रोमोसोम, उन 23 क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए में पहला जीन कैसा है, कहाँ पर है, उस जीन का क्या काम है, उस जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सब पता लगाया गया। यानी पहले क्रोमोसोम के पहले जीन से लेकर लास्ट क्रोमोसोम के लास्ट जीन तक सब कुछ पता लगाया गया इसमें। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा टाइम लगा। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सबसे बड़ी जो सहायता मिली, सबसे बड़ी जो हेल्प मिली वो ये मिली कि जब ये जीन का पता लगाया गया तो हमारी बॉडी में मतलब 23 क्रोमोसोम में सारे मतलब पूरे जीनोम का ये पता है कि कौन सा जीन क्या काम करता है। तो अगर इंसुलिन बनाने वाला जीन चाहिए तो पता है कि भाई इंसुलिन बनाने वाला जीन यहाँ पर है, इस जगह पर है। उस जीन को वहाँ से निकाला गया और आपको मालूम है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पीसीआर है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उसको इंसुलिन को बनाया गया। तो अगर ये ही नहीं पता होता कि इंसुलिन कौन सा वाला जीन बना रहा है तो कैसे इंसुलिन बनाया जा सकता था, है ना। इंसुलिन कैसे बनाया जा सकता था? तो इंसुलिन को ले लीजिए या फिर और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में पहले पता ही नहीं था कि ये किस चीज़ की वजह से हो रही है, और वो सारी बीमारियां जीन्स की वजह से हो रही हैं। तो यहाँ पर ये भी पता लगाया गया कि जो अफेक्टेड जीन है यानी कि जो जीन खराब हो गया है तो वो कौन सा वाला जीन खराब हुआ है। नॉर्मल जीन और खराब वाले जीन में अंतर क्या है ना। नॉर्मल जीन और खराब वाले जीन में अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम के जीन का पता लगाया जा सका था, पता लगाया गया था। तो अगर कोई जीन खराब हो गया है तो वो जीन के बारे में पता लगाया गया कि वो जीन में क्या कमी है जिसकी वजह से वो खराब हुआ। तो ये पता इसीलिए लगाया गया क्योंकि उन साइंटिस्ट ने ये पहले क्रोमोसोम के पहले जीन से लास्ट क्रोमोसोम के लास्ट जीन तक सारे न्यूक्लियोटाइड का पता लगा लिया था। ठीक है। इसीलिए ये मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। ये एक हाई लेवल का प्रोजेक्ट था, हाई लेवल का प्रोजेक्ट था, बहुत ही हाई लेवल का प्रोजेक्ट था। इसमें यूनाइटेड स्टेट स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था और ये बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था। ठीक है। पहले क्रोमोसोम से लास्ट क्रोमोसोम तक न्यूक्लियोटाइड्स का पता लगाया गया इसमें। ठीक है। तो ये बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट था। ठीक है। तो हमें पता है कि ह्यूमन के जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं ह्यूमन के जीनोम में। ठीक है।
बेटा ये कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना है बेटा, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि एचजीपी से ह्यूमन डीएनए के सभी जीन्स का पता लगाया गया। ये आपको मैंने अभी बताया कि हमारे जीनोम में जितने भी जीन्स हैं पहले से लेकर आखिरी जीन तक सबके बारे में पता लगाया गया। इस प्रोजेक्ट से ह्यूमन डीएनए के 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स के बारे में बताया गया। बिल्कुल ठीक, जो हमने बताया कि 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं, उन बेस पेयर्स के बारे में सबके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन मिली इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर किया गया। डेटाबेस में स्टोर किया गया यानी कि कोई रिसर्च जब की जाती है तो उसको कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है। आपको मालूम है कभी भी कोई साइंटिस्ट जब रिसर्च करता है तो उसको कंप्यूटर में बेटा थीसिस बनाई जाती है, कंप्यूटर में उसको स्टोर कर दिया जाता है, जैसे कि आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग उससे ले सकें, कंप्यूटर से ले सकें। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को जितने भी न्यूक्लियोटाइड के बारे में पता लगाएगा, आप सोचिए कितने सारे बेस पेयर्स, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स कैसे हैं, न्यूक्लियोटाइड कहाँ पर है, उनका काम क्या है, ये सारी चीज़ें पता लगाई गई और उनको डेटाबेस में स्टोर करा गया, यानी कंप्यूटर्स में उसको स्टोर कर दिया गया। और इस इंफॉर्मेशन को दूसरे सेक्टर्स से मतलब ये है, दूसरे सेक्टर्स का मतलब ये है जैसे कि इंडस्ट्रीज में ट्रांसफ़र किया गया। इंडस्ट्रीज में ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन कि कौन सा जीन कहाँ पर है, कितने न्यूक्लियोटाइड है, उनका काम क्या है, इस सारी इंफॉर्मेशन को दूसरे सेक्टर्स, यानी कि कोई साइंटिस्ट है जिसको इंसुलिन बनाना है तो ये इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँचाई गई कि भाई इंसुलिन का जीन यहाँ पर है और इस इंसुलिन के जीन को इस तरीके से हम मल्टीपल जीन्स इसके बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को दूसरे सेक्टर्स में, यानी कि आप इतनी सारी मेडिसिन बेटा बनाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं कि अभी भी कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं तो वो सारी चीज़ों को ये देखा जा रहा है ना कि ह्यूमन बीइंग, देखो कोरोना से रिलेटेड जितनी भी ये दवाइयाँ बनाई जा रही हैं तो उनका इफेक्ट हमारी बॉडी पर, ह्यूमन की बॉडी पर कैसे होगा, क्या होगा, तो ये पता तभी लगाएगा ना जब हमारे जीन्स के बारे में पता होगा कि हमारे जीन कैसा रिस्पॉन्स देंगे उस दवा के लिए। तो ये सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे सारे जीन्स के बारे में पता लगाया जा चुका है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि जीन्स कहाँ है, कैसे हैं, उन सारी चीज़ों को यूज़ किया गया है। अब कहाँ पर नई तरीके की जो मेडिसिन बनाई जा रही हैं, नए तरीके की प्रोटीन्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें इसी इंफॉर्मेशन की वजह से बनाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यानी ह्यूमन बीइंग्स के एक जीन का पता लगाया जा चुका है, ह्यूमन बीइंग के एक जीन का पता लगाया जा चुका है कि वो जीन कैसा काम करता है और वो जीन कहाँ पर है, उसमें कौन से बेस पेयर्स हैं, हर चीज़ का पता लगाया जा चुका है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एचजीपी बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्लोजली रिलेटेड है बेटा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, वो उसके बारे में सारी चीज़ें कंप्यूटर में स्टोर हैं। किसी को अगर किसी साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ती है तो वो साइंटिस्ट उससे इंफॉर्मेशन को लेगा, उसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच है टेक्नोलॉजी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, अभी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं इसके बारे में आपको अभी इसका मैथोडोलॉजी आपकी बताऊँगी। इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या मेथड है, किस तरीके से उन्होंने इसको पता लगाया, उसकी मैथोडोलॉजी हम लोग जानेंगे बेटा। EST पढ़ेंगे और सीक्वेंस ए नोटेशन पढ़ेंगे। सीक्वेंस ए नोटेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत समझने वाली चीज़ है बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में EST और सीक्वेंस ए नोटेशन पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक मेथड है, मैथोडोलॉजी है, किस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में न्यूक्लियोटाइड का पता लगाया गया। इन 2 तरीकों से पता लगाया गया। ये 2 तरीके क्या थे इसको हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।